चलिए कल की थ्योरी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या कल हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताया था एक मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए। अगर सिस्टम और यूजर आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम सिस्टम से कम्युनिकेट कर सके। ओके, मतलब अपनी बात सिस्टम के पास समझाते हैं और सिस्टम हमें जो भी इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, मेनली दो लैंग्वेज बताया था मैंने, पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, असेंबली और मशीन लैंग्वेज। ओके, और हाई लेवल लैंग्वेज अलग है। तो दो मेनली टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन इज योर, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज की बात किया था कि जो कोडिंग होगा डायरेक्ट क्या होगा, बाइनरी में ही होगा। ओके, जैसे अगर मुझे सी बराबर ए प्लस बी लिखना तो मैं इसको सी बराबर ए प्लस ना लिख के कुछ बाइनरी कोड्स लिखूंगा 0101 के फॉर्मेट में, और इन बाइनरी, ठीक है, नंबर का मतलब होगा सी बराबर ए प्लस बी। मतलब ये है मेरा सी बराबर ए प्लस बी। ये तो कल मैंने ये बताया था कि इससे ड्रॉबैक क्या है, कोडिंग करना बहुत टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाएगा? क्योंकि बाइनरी सिस्टम आसानी से समझ सकता है लेकिन हम लोग नहीं समझ सकते। ओके, तो हमें हर बाइनरी डिजिट्स को याद करना पड़ता है कि हाँ कौन सा बाइनरी डिजिट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको भी मैंने पता है कि बाइनरी नंबर्स याद करना ज्यादा टफ है, ओके, इन कंपेयर टू नेम। ओके, नाम याद किया जा सकता है, नंबर याद करना बहुत टफ होता है। इसीलिए बात करते हैं मशीन लैंग्वेज, तो हमारे लिए बहुत टफ था। लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि सिस्टम की स्पीड बहुत तेज होती थी। क्यों तेज होती थी? क्योंकि सिस्टम को बाइनरी ही समझ में आता है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, सिस्टम सीधा इसको समझ लेता था। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज हो जाती थी। ओके, क्योंकि सिस्टम को बाइनरी से मतलब है, नो कन्वर्जन, किसी को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को मैंने कहा ये है, ठीक है, तो सिस्टम तो आसानी से समझ जाएगा कि ये क्या है, लेकिन ये मेरे लिए दिक्कत है कि ये क्या है। ओके, तो इसीलिए अपने लिए हम प्रोग्रामिंग हमें करनी है, सिस्टम तो करनी नहीं है। तो हमें जब करनी है तो मुझे अपने हिसाब से कोई ऐसा लैंग्वेज ढूंढना होगा जो हमारे लिए आसान हो, भले सिस्टम के लिए कठिन हो। ओके, और इसी में आया आपका अगला लैंग्वेज, दैट इज योर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ने क्या कहा कि हमारे पास कई सारे बाइनरी डिजिट्स हैं, ओके, बाइनरी नंबर्स हैं। उन बाइनरी नंबर्स को हम किसी नाम से रिप्लेस करेंगे। ओके, अब हम बाइनरी नंबर न याद करके हम नाम याद करेंगे। मतलब अगर ऐड करना है तो अगर ऐड ये है तो ये पूरा बाइनरी इस्तेमाल न करके इसकी जगह एक शब्द दिया गया ऐड। ओके, मतलब आपको जब भी ऐड करना होगा तो बाइनरी में कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए ऐड ए कामा बी, दिस इज योर असेंबली लैंग्वेज। इसमें कुछ शब्द बनाएगा, उन शब्दों को आपको याद करना पड़ता है। ओके, और उन शब्दों को कहा गया न्यूमोनिक्स। ओके, लेकिन अब हमारे लिए आसान हो गया, लेकिन क्या सिस्टम इसे डायरेक्ट समझ सकता है? कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि सिस्टम को तो बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी समझ में आता है। इसीलिए एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ गई जो इस असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में। और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा गया? असेंबलर कहा गया। ओके, उसे क्या कहा गया? असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता था? हमारे बाइनरी लैंग्वेज में। ओके, क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर बीच में कन्वर्टर नहीं रहेगा, सपोज मैं ही हिंदी या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर आपको हिंदी इंग्लिश ना है तो क्या मैं आप मेरी बात समझ सकते हैं? नहीं। तो इस केस में आपको एक ट्रांसलेटर अपने पास रखना पड़ेगा जो क्या करे, मेरे इंग्लिश या हिंदी को आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और तब आप मेरी बात समझ सकते हैं। तो वही चीज है एड ए कामा बी, ये हमारा असेंबली लैंग्वेज है। इसे सिस्टम नहीं समझ सकता तो इसे क्या करना पड़ेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए एक बीच में सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी जिसे नाम दिया गया असेंबलर। तो पूछता व्हाट इज असेंबलर? द असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज, ओके, या मशीन लैंग्वेज। ओके, तो दिस इज योर असेंबलर। सेम ऐसे ही हाई लेवल लैंग्वेज बताया, क्या जरूरत है अभी भी कुछ याद करने की? अगर मैं बात करूं तो ऐसे कई सारे शब्द होंगे, जैसे ऐड है, मूव है, ठीक है, सबट्रैक्ट के लिए सब है, डिव है, ओके, स्टोर करना, स्टोर याद करिए। तो इतने कई सारे अभी भी हजारों शब्द थे, तो शब्दों को याद करना ही पड़ रहा था। ओके, तो क्यों याद किया जाए? जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही अगर मैंने बचपन में एडिशन का फार्मूला सी बराबर ए प्लस बी पढ़ा है तो क्यों मैं सीधा यही न इस्तेमाल करूं? क्या जरूरत है ऐड ए कामा बी लिखने की? ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी सुविधा दी गई जिसमें आप
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एज इट इज जैसे हम इस्तेमाल करते थे मैथ में वैसे ही लिखा जा सकता था, एंड दैट इज नोन एज हाई लेवल। और ये सबसे इजियर लैंग्वेज हुई, और इसके एग्जांपल ठीक है सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, जितने लैंग्वेज है अब डॉटनेट, बेसिक, पास्कल, कोबोल, ये सारे के सारे मेरे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ओके, लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या है कि सी बराबर ए प्लस बी सिस्टम तो समझ नहीं सकता। ओके, सिस्टम को क्या समझना है कि बाइनरी, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसमें भी एक आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ओके, और हाई लेवल लैंग्वेज को ठीक है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो कंपाइलर होता है और या तो इंटरप्रेटर होता है। ओके, तो दोनों में से कोई सॉफ्टवेयर, और जैसे पाइथन हमारा क्या इस्तेमाल करता है, पाइथन एक लैंग्वेज है जो हमारा इंटरप्रेटर इस्तेमाल करता है, और सी हमारा क्या इस्तेमाल करता है, या सी प्लस प्लस कंपाइलर। ओके, जावा सारे के सारे कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं, और पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारा क्या करता है, इंटरप्रेटर इस्तेमाल करता है। चलिए बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों की डिफिनेशन सेम होती है कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर की डिफिनेशन भी वही है और इंटरप्रेटर की भी, कि हाई को मशीन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, लेकिन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा क्या होता है। अगर कंपाइलर की बात करें, अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है, सपोज यही प्रोग्राम है मेरा, दिस इज माय प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम है तो कंपाइलर क्या करेगा, एक एक लाइन रीड करना शुरू करेगा, और जब तक प्रोग्राम द एंड तक ना पहुंचे सारे पूरे सोर्स कोड को रीड करेगा। यहाँ से शुरू किया, पूरा रीड किया यहाँ तक। ओके, और इस पूरे सोर्स कोड में जितने एरर है ठीक है सबको एक साथ डिस्प्ले करेगा। मान लीजिए अगर कहीं एरर है दो तीन जगह, मान लीजिए यहाँ सेमीकोलन छूट गया, ओके, यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया, ओके, यहाँ पे नंबर की जगह ठीक है कोई और ले लिया और नंबर इस्तेमाल किया, तो कई सारे जितने एरर हैं कंपाइलर क्या करेगा, सबको एक साथ डिस्प्ले करेगा। जब आप इसे कंपाइल करेंगे, खुद से देखिए कंपाइल, ओके, तो ये क्या कहेगा कि पूरे प्रोग्राम में इतने एरर है, देखिए नंबर ठीक है नॉट डिक्लेयर्ड है, सेमीकोलन आपने छोड़ा हुआ है, और आई नाम का वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया। ओके, तो तीन एरर थे, तीनों एरर एक साथ दिखा देगा। ओके, लेकिन अगर यही इंटरप्रेटर होता तो अगर आपने तीन जगह मिस्टेक किया होता तो इंटरप्रेटर भी वन बाय वन ही पढ़ेगा, पहली लाइन पढ़ेगा। ओके, यहाँ एरर नहीं है तब दूसरी के पास जाएगा, ठीक है, अगर दूसरे में एरर नहीं है तो तीसरा लाइन पढ़ेगा, अगर इस लाइन में एरर है ठीक है तो आगे वाला सोर्स कोड पढ़ेगा ही नहीं। ओके, वो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, और कहेगा कि लाइन नंबर 6 में आपका एरर है, सिर्फ एक एरर बताएगा। ओके, आप इसे सही जब कर लेंगे ठीक है तब दूसरे लाइन को पढ़ना शुरू करेगा और बताएगा कि अब इस लाइन में एरर है। जब इसे सही करेंगे तब तीसरे के पास जाएगा, तीसरा ठीक है, जब वो सही करेंगे तब चौथे के पास, मतलब वन बाय वन एरर ठीक है सर्च करता है आपका इंटरप्रेटर। ओके, कंपाइलर क्या करता है, पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करता है और पूरा एरर ठीक है पूरे प्रोग्राम के एरर को डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर यही इंटरप्रेटर आप इस्तेमाल करते हैं तो करंट लाइन का एरर दिखाता है और आगे वाली लाइन को ठीक है रीड नहीं करता। मतलब अगर बात करें तो इंटरप्रेटर वन बाय वन एरर डिस्प्ले करता है, अगर आप लाइन नंबर 1 के एरर को जब तक रिमूव नहीं करेंगे वो लाइन नंबर 2 को रीड नहीं करेगा। ओके, ये है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ओके, दो सॉफ्टवेयर और होते हैं, एक आपको दिया गया होगा लिंकर और एक होगा लोडर। ओके, एक लिंकर होता है और एक लोडर होता है। चलिए बात करते हैं लिंकर लोडर होता क्या है। ओके, जैसा कि नाम है लिंकर, लिंकर का मतलब होता है जो लिंक करे। ओके, अब देखिए कुछ ऐसे फंक्शन है जो पहले से बने बनाए हैं, जो कौन बना के गए हैं, डेनिस रीची, और क्या होता है लाइब्रेरी फंक्शन, से क्या कहते हैं हम, लाइब्रेरी फंक्शन। तो कुछ पहले से बने बनाए फंक्शन है, ये मैंने अपना प्रोग्राम बनाया, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसे कहा जाता है सोर्स कोड। जो हमने प्रोग्राम बनाया मेन ठीक है ये, ओके, जैसे यही प्रोग्राम है मेरा, ये मेरा सोर्स कोड, पूरा जो प्रोग्राम बना है दैट इज सेम सोर्स कोड। ओके, अब मैं कहूँ कि इसमें कौन सा आपने ठीक है पहले से बना बनाया फंक्शन इस्तेमाल किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा फंक्शन है, एक है प्रिंटफ और एक है स्कैनफ। दो फंक्शन का मैंने इस्तेमाल किया है, एक प्रिंटफ नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से बना हुआ डेंसिटी बना के गए हैं। ओके, और एक स्कैनफ नाम का, ये दो लाइब्रेरी फंक्शन है। अब 100% इसका भी कोड कहीं ना कहीं सिस्टम में रखा होगा। ओके, हेडर फाइल्स के अंदर होता है। ओके, अगर इसकी बात करें तो ये डिफाइंड है पहले से। ओके,
तो जब हम अपने सोर्स कोड को रन या कंपाइल करते हैं तो वो ठीक है प्रिंटफ है इसको ना को ठीक है सर्च करता है। ओके, मतलब इन दोनों फंक्शन को सर्च करता है और सर्च करने के लिए उसको एड्रेस कहाँ से मिलता है, इस हेडर फाइल से। प्रोटोटाइप जो होता है इन दोनों का ठीक है किसमें डिफाइन होता है, इस हेडर फाइल। सर्च करने के बाद ठीक है क्या करता है, आपका सोर्स कोड और ये इसका दोनों सोर्स कोड दोनों कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करके एक नया कोड बनाया जाता है, उस कोड को हम रन कराते हैं। ओके, समझिए जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसका भी आपके पास प्रोग्राम हुआ है, पूरा कोड है, उस कोड को ठीक है आपके इस प्रोग्राम से अटैच करना है। जो पहले से बने बनाए फंक्शन है उन सारे प्रोग्राम के कोड्स को आपके प्रोग्राम से अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए ठीक है बीच में कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ठीक है जो इस कोड को जो पहले से बनाया है और जो आपका सोर्स कोड है इन दोनों को अटैच करे। और उसे अटैच करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसी का नाम क्या है, लिंकर। ओके, नाम ही है लिंकर। ओके, ये जो कोड है ठीक है जो लाइब्रेरी फंक्शन का कोड है दैट उसका ऑब्जेक्ट कोड उसको कंपाइल करके रखा गया है। इसका मतलब लाइब्रेरी फंक्शन के ऑब्जेक्ट कोड को आपके सोर्स कोड के ऑब्जेक्ट कोड से जोड़ने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है दैट इज योर लिंकर। ओके, मैंने ये बताया था कि 3 चीजें होती हैं। पहला, आपका जो प्रोग्राम आप लिखते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सोर्स कोड। ओके, जब इसे कंपाइल करते हैं तो एक और कोड बनता है जिसका नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड। ओके, और जब इसे रन कराते हैं तो एक और कोड बनता है जिसे कहते हैं EXE या एग्जीक्यूटेबल कोड। तो 3 तरह के कोड हो गए। पहला हो गया सोर्स कोड, ओके, जो हमने प्रोग्राम लिखा। जब कंपाइल करते हैं तो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोड मतलब जिसे मशीन समझ सके, मतलब 0-1 के फॉर्मेट होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, कैसे चलता है प्रोग्राम। सबसे पहले हमने सोर्स कोड लिखा, इसे कंपाइल किए। कंपाइल करने के बाद ठीक है जो तैयार हुआ क्या है, दैट इज माय ऑब्जेक्ट कोड। ओके, तैयार हो गया ऑब्जेक्ट कोड। और इस ऑब्जेक्ट कोड को ठीक है अब रन कराने से पहले बीच में कौन काम करता है, लिंकर। बीच में कौन काम करता है, लिंकर। लिंकर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट कोड को, जो सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड मेरा बना है, इस ऑब्जेक्ट कोड को किससे अटैच कर देता है, लाइब्रेरी फंक्शन के ऑब्जेक्ट को। जो आपने प्रिंटफ स्कैनफ इसका इस्तेमाल किया है उसका भी ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे रखा हुआ है लाइब्रेरी में। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट कोड को आपके लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट कोड से ठीक है जोड़ देता है और जोड़ने के बाद तब इसे रन कराता है। मतलब कंपाइलर के बाद लिंकर मेरा काम करता है और क्या कहता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट कोड मैंने प्रोग्राम का बना है और जो पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट कोड है लाइब्रेरी का, दोनों को अटैच करेगा लिंकर। और लिंकर अटैच करने के बाद ठीक है उसे रन कराता है, EXE कोड बनता है। ओके, अब बात करते हैं, रन करा दिए, EXE कोड बना। ठीक है, EXE कोड कहाँ बना होगा, ठीक है आपको भी पता है। देखिए कहाँ बना है, जैसे ये प्रोग्राम है मैंने रन कराया, ठीक है, तो रन कराने के बाद देखिए ये है मेरा सोर्स कोड। ये क्या है, मेरा सोर्स कोड। इसे ओपन करिए, ठीक है, देखिए ये क्या होगा, प्रोग्राम खुल जाएगा। तो मेरा प्रोग्राम खुल गया। ओके, लेकिन ये जब इस तरह का आइकन बनता है, ये है मेरा EXE कोड। ओके, यही EXE कोड है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक कलर का स्क्रीन खुलेगा, जो रुकेगा नहीं, तुरंत डिस्क गायब हो जा रहा है। ओके, तो यही चीज है जो EXE कोड है, ठीक है, यही बना है मेरा रन कराने के बाद। ओके, सोर्स कोड ठीक है, और जब रन कराया तो आपका बन गया EXE कोड। ओके, ऑब्जेक्ट कोड ठीक है मैंने दिखाया था टर्बो सी के सॉफ्टवेयर में कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है तो देखिए ये बना। जैसे मान लीजिए ये है हेलो, ठीक है, ये है मेरा सोर्स कोड EXE कोड। ओके, ये मेरा EXE कोड है और ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट कोड। ओके, ये ऑब्जेक्ट कोड हो गया। ओके, और ये है मेरा सोर्स कोड। तो तीनों चीज हो गया, सोर्स, ऑब्जेक्ट, EXE, 3 चीज बनते हैं। ओके, तीनों देखिए देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है सी सोर्स फाइल। ओके, ये है मेरा ऑब्जेक्ट कोड। ओके, जब इस पे ले जाएंगे ठीक है, इसको ओपन करने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ देखिए लिखेगा दिस इज योर ऑब्जेक्ट कोड डॉट OBJ। ओके, और ये है मेरा ठीक है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये EXE है, इसे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। ओके, तो ये है डायरेक्ट मेरा रन करेगा।
तो इसे आपको रन कराना है तो रन कराइए, ठीक है, ये है मेरा सोर्स कोड। अब बात कर रहे हैं जो रन करने के बाद, ठीक है, EXE कोड बना है, वो बना कहाँ पे मेरा, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर। कहाँ बन रहा है? सी ड्राइव या डेस्कटॉप पे। ओके, और ये डेस्कटॉप और सी ड्राइव होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, ये मेरा हार्ड डिस्क होता है। क्या है मेरा? ये देखो सी ड्राइव, यहाँ लिखा है हार्ड डिस्क। ओके, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। ये हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी। जितने आप प्रोग्राम बनाते हैं, ओके, उसका EXE कोड जो होता है वो हमेशा कहाँ बनता है? ये EXE कोड हमेशा कहाँ बनेगा? सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क कह सकते हैं इसे। कहाँ बनेगा? हार्ड डिस्क में। ओके, लेकिन जब प्रोग्राम को आप रन कराते हैं तो प्रोग्राम रन करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से उसे ट्रांसफर करना पड़ता है मेन मेमोरी। ओके, जब भी आप कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी से ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी में। ओके, तो इसका मतलब जो EXE कोड आपका बना है जो सेकेंडरी मेमोरी में है, उसे हमें ट्रांसफर किस में करना पड़ेगा? मेन मेमोरी में। और ट्रांसफर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? लोडर। नाम ही है, लोड करेगा। कहां से? EXE कोड प्रोग्राम का सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसका नाम है लोडर। ओके, तो दो सॉफ्टवेयर और हो गए, ठीक है। पहला लिंकर। लिंकर क्या कहता है कि मैं आपके सोर्स कोड जो आपने लिखा है, ओके, आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड को, ठीक है, मैं प्री डिफाइंड जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसके ऑब्जेक्ट कोड से जोड़ने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा उसका नाम होगा लिंकर। और लोडर क्या करता है? जो रन कराने के बाद EXE कोड बनता है सेकेंडरी मेमोरी में, उसे प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? मेरा लोडर करता है। ओके, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, व्हाट इज असेंबलर, व्हाट इज लिंकर, व्हाट इज लोडर। ओके, तो सब बता दिया मैंने। ओके, चलिए और थ्योरी में आगे चलते हैं। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम एज, पहले बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो होता है वो मेरा क्या होता है? प्रोग्राम कहलाता है। कई सारे, जैसे अगर मैं कहूँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का तो मतलब समझिए, ओके, एक एक लाइन एक एक इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो कई सारे, ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन या कई सारे लाइनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, और ये हमारा प्रोग्राम, ये मेरा क्या है? प्रोग्राम है। ओके, लेकिन जब कई सारे प्रोग्राम को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए चलाया जाए। जैसे आपको अगर म्यूजिक सुनना है तो आप कोई म्यूजिक प्लेयर बनाएंगे, म्यूजिक प्लेयर केवल म्यूजिक चलाएगा। ये नहीं कि हाँ आप एक म्यूजिक और दूसरा म्यूजिक जब कंबाइन करेंगे तो दोनों को जोड़ के, ठीक है, बताएगा कि तीसरा म्यूजिक ये है। म्यूजिक प्लेयर, ठीक है, जो पहले से बना बनाया म्यूजिक है आपका, उसी को क्या करता है? रन करा के, मतलब उस म्यूजिक को प्ले करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर है, ओके, जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाए। जैसे मुझे लिखना था, कुछ नोट करना था, तो मैंने क्या बना दिया? नोटपैड। नोटपैड केवल लिख सकते, इस पे हम लोग कोई भी राइट कर सकते। कोई प्रोग्राम लिखना हो, कोई डिटेल लिखना हो तो नोटपैड पे। ओके, ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन करना था, मतलब अच्छे से सजाना था, तो मैंने क्या बना दिया? MS ऑफिस, जो मैं इस्तेमाल कर भी रहा हूँ। देखिए, ओके, ये है, इसमें बोल्ड का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप दुनिया भर का फॉन्ट चूज कर सकते हैं, आपको जैसे सजाना हो, ठीक है, वैसे सजा सकते हैं। ओके, तो ये है MS ऑफिस, ठीक है, MS वर्ड, ये भी आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, इस पे म्यूजिक प्ले नहीं हो सकता, मतलब जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया जाएगा केवल वही काम कर सकता है, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है टीजोर एप्लीकेशन। चैटिंग करना है, व्हाट्सएप बना लिया। ओके, तो जितने एप्स हैं वही आपके क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब समझिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है तो आपके पास कोई ना कोई हार्डवेयर होना चाहिए, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो। ओके, मोबाइल तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके अंदर क्या ना हो? एंड्रॉयड ना हो, iOS ना हो। और जो एंड्रॉयड और iOS होता है उसी को कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में होगा
तभी आपका प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जितने बनाए हैं आप रन करा पाएंगे। ऐसे समझिए ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसे मुझे ब्राउजर इस्तेमाल करना है। ओके, ये ब्राउजर आपका क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो साइट्स को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये ब्राउजर हम तब चलाएंगे ना जब ये सिस्टम ऑन होगा, और ये सिस्टम ऑन कब होगा, जब इसके अंदर क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो वही चीज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की, सबसे मेन चीज। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है तो सिस्टम का ऑन होना जरूरी है। सिस्टम को ऑन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और डिफिनेशन कहा जाता है, ओके, हमें अगर माउस और कीबोर्ड मतलब हार्डवेयर इस्तेमाल करना है, ओके, हमें मतलब यूजर अगर माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहता है तो सिस्टम का ऑन होना जरूरी है। तो सिस्टम ऑन होगा तभी आप कोई प्रिंटर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल, हार्डवेयर इस्तेमाल कर पाएंगे, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड। ओके, मॉनिटर भी, ठीक है, तभी किसी काम का है जब उस पर डिस्प्ले आए। डिस्प्ले आने का मतलब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। ओके, वही चीज है। पहला डिफिनेशन क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। दूसरा, किसके किसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सिंपल डिफिनेशन, दो सॉफ्टवेयर which provide interface between user and hardware and also provide a platform to run a application। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी, विंडो एमएस डॉस, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, यूनिक्स, दुनिया भर के फेडोरा, रेड हैट, ये सारे के सारे आपके क्या, मैक ओएस, ये सारे एग्जांपल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। कई सारे ओएस होते हैं। ओके, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज योर विंडो 7। इस सिस्टम पे जो इस्तेमाल हो रहा है दैट इज योर विंडो 7। आपके जो मोबाइल में होगा या तो एंड्रॉयड होगा या तो आईओएस होगा। ओके, चलिए बात करते हैं इसके अलावा भी कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपाइलर, लिंकर, लोडर। कंपाइलर क्यों है, क्योंकि वो भी दूसरे प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको इंटरफेस देता है। ओके, कंपाइलर क्या करता है कि आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको रन कराने के लिए इंटरफेस देता है, इसीलिए आपका कंपाइलर भी क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, उस पर कई सारे प्रोग्राम रन कराए जाते हैं, मतलब दूसरे प्रोग्राम को सपोर्ट देता है। ओके, ये चीज हो गया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, सारे के सारे क्या किसमें आते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ओके, ये हो गया एप्लीकेशन हो। और इसी से जुड़ा के क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम। तो डिफिनीशन सेम वही है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। तो आईएस ओएस की बात करें, ठीक है, तो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर एंड आल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेम वही डिफिनीशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, एमएस डॉस हो गया। ओके, एमएस डॉस CUI था। CUI का मतलब होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ओके, MS DOS और यूनिक्स, ये है। इसके एग्जांपल थे आपके यूनिक्स एंड MS DOS। MS DOS ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके CUI थे, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ओके, अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CUI और एक होता है GUI। एक होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ग्राफिकल लिख रहा हूँ, बाकी यूजर इंटरफेस वही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, डिफरेंस क्या होता है, CUI का मतलब होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ओके, चलिए CMD आपने देखा होगा यहाँ पे, CMD। ओके, CMD जो पहले के सिस्टम आते थे, ठीक है, वो उस पे माउस काम नहीं करता था। जो पहले के ओएस आते थे उस पे माउस, ये जो माउस चल रहा है ना कि आपको फोल्डर बनाना तो ऐसे क्लिक करते हैं, क्रिएट फोल्डर, न्यू में जाते हैं, ओके, क्रिएट फोल्डर कर देते हैं, ये सब नहीं था। ओके, ये पूरी स्क्रीन ऐसे ही ब्लैक होती थी, पूरी स्क्रीन ऐसे ब्लैक होती थी। यहाँ पे आप कमांड से ही कोई काम कर सकते थे। ओके, इसका मतलब आपको कमांड याद होना चाहिए। जैसे, ठीक है, अगर आपको कहता हूँ एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाओ, ठीक है, तो आप कैसे करते, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे कई सारे फोल्डर हैं,
ओके, मैंने क्या कहा, एनबीए नाम का फोल्डर खोला हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर, इसे खोलिए। ओके, तो आप क्या करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, जब माउस था ही नहीं, जब काम ही नहीं करता था, अगर ये पूरा ब्लैक स्क्रीन, तो काम कैसे चलता था? तब आपके पास कुछ कमांड्स होते थे, उस कमांड से आपको काम करना था। जैसे ओके, अगर आपको कहीं चेंज, किसी दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, ओके, तो आप लिखते थे सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता था चेंज डायरेक्टरी। ओके, सीडी का फुल फॉर्म होता था चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, मतलब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आपको जाना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते। ओके, जैसे अभी मैं हूं कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सी यूजर ASD, ये पूरा पाथ है। ओके, सी के अंदर, सी फोल्डर के, सी ड्राइव के अंदर, ओके, यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ASD नाम का एक फोल्डर है, उसमें हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा। ओके, हाँ, देखिए सी के अंदर क्या कर रहा है, ओके, यूजर नाम का एक फोल्डर होगा, यूजर नाम का फोल्डर, देखिए मिल गया, इसके अंदर ASD, ठीक है, ये मैं इसके अंदर, ओके, यहाँ पे हूँ मैं अभी, करंट पाथ मेरी है। आपको कहाँ जाना है? मान लीजिए मैंने कहा मुझे डी ड्राइव में जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो कैसे जाऊंगा? ठीक है, पहली बात, अगर आपको एक एक पीछे आना है, जैसे मतलब ASD में है, ASD से आपको पीछे यूजर में आना है, तो आप क्या लिखिए, CD स्पेस डॉट डॉट, ओके, चेंज डायरेक्टरी डॉट, एक पीछे फोल्डर, ठीक है, मूव हो जाएगा। देखिए ASD हट गया, अब किस में चला गया? यूजर में। एक और पीछे आना है, तो लिखा CD, ठीक है, डॉट डॉट, ओके, एक और पीछे आ गया, तो CD डॉट डॉट, CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। ओके, अगर आपको डी ड्राइव में जाना है, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? जिस ड्राइव में जाना है वो, और उसके बगल में कॉलम। ओके, अगर आपने डी लिख दिया, ठीक है, तो डी ड्राइव। ओके, ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। ये अगर आप ट्री नाम का एक कमांड होता था, इससे क्या पता चलता था, इसके अंदर कितने फोल्डर्स और फाइल्स हैं। देखिए ये चल रहा है, ओके, ये पूरे इस डी ड्राइव के अंदर जितने फोल्डर्स हैं, ठीक है, फाइल्स है, सबको, फोल्डर्स को डिस्प्ले करेगा। तो इतने सारे फोल्डर है मेरे इस डी ड्राइव के अंदर। ओके, देखते हैं, देखिए क्या हुआ। जैसे इसमें मेरा क्या है, टेस्ट नाम का एक फोल्डर है, ओके, और उसके अंदर पेमेंट नाम का है कोई फाइल है या फोल्डर होगा। ओके, चलिए देखते हैं, टेस्ट नाम का है, देखिए टेस्ट के अंदर कौन सा फोल्डर है, पेमेंट नाम का एक फोल्डर। ओके, तो ये बताता है कि आपके पूरे इस डी ड्राइव में कितने फोल्डर्स हैं, इतने फोल्डर हैं मेरे पास। ओके, बहुत सारे फोल्डर हैं कि आप जितना मन करे उतना देख सकते हैं। तो ये है, आप कहेगा कि सब फोल्डर कैसे दिख रहा है, समझिए। अगर मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जो मेन है ब्रांच, उसके अंदर कह रहा है कि कौन कौन से फोल्डर है। ठीक है, पहला एक रंगबाज नाम का एपिसोड है मेरे पास। ओके, तो चलिए ये हो गया, तो ये मेन फोल्डर्स है मेरे। ओके, और इस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर, तो वहां से भी एक एरो बताया होगा, जैसे इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, अगर रंगबाज के अंदर कोई फोल्डर नहीं है, लेकिन टेस्ट के अंदर कौन सा फोल्डर है, एक पेमेंट नाम का है। ओके, यहाँ पे वेडिंग नाम का एक फोल्डर है, जिसके अंदर ठीक है अशोक मिश्रा नाम का एक फोल्डर है। ओके, एक जनेऊ का है, एक वेडिंग का है। ओके, वंडरफुल शेयर यूनिक कन्वर्टर के अंदर बॉन्ड फोल्डर है, कन्वर्टेड है, डाउनलोड है, टेम्प है। ओके, तो ये सब बताता है कि कमांड के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो मेरा जो मेन मोटो था कि CMD पहले होता था, मतलब इसी तरह की ब्लैक स्क्रीन होती थी, इसे कहते थे CUI। CUI का मतलब कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिकल सपोर्ट नहीं था। ओके, और दूसरा GUI जो हमारा है MS, ठीक है, विंडो हमारा होता है, सारे के सारे मेरे GUI हैं, ये है जिसमें हम माउस से काम करते हैं, सारा रिफ्रेश भी करना है, ठीक है, तो रिफ्रेश का भी ऑप्शन है, ये सारा चीज आपका माउस से हैंडल हो सकता है। ओके, ये चीज है। तो GUI और CUI दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बने, ठीक है, पहले आपका GUI चलता था, अब CUI। ओके, तो बात करते हैं, ये हो गया। तो ये सारे आपके एग्जांपल हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, तो अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करेगा, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। ओके, मतलब अगर आपको हार्डवेयर को यूज करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा। ओके, तो ये पूरा जो डिफिनीशन था उसी को मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। बात करते हैं मेन फंक्शनिंग की, ठीक है, कि अगर बात किया जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो यही मेन चार काम होता है: मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट,
डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कहता है कभी कभार कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेनली 4 ही काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, देखिए मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि आप जैसे 2 लोग होते हैं, एक पूरा मैनेजमेंट करते हैं और दूसरे वर्कर होते हैं, तो ये मैनेज करता है। मैनेज मतलब सारा चीज सही से प्रॉपर, ठीक है, जो काम जैसे वेडिंग मैनेजमेंट, वेडिंग मैनेजमेंट मतलब आप ये नहीं है कि वेडिंग कराएंगे, ओके, वेडिंग मैनेजमेंट मतलब वेडिंग से रिलेटेड जितनी फंक्शनिंग होनी है, ओके, मिठाई, खाना बनना, डेकोरेशन, सब का सब आपको देखना है। वही चीज है, इस ओएस हमारा मैनेजमेंट का काम करता है और उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला मेमोरी, प्रोसेस, डिवाइस, फाइल। ओके, मेमोरी मतलब कितनी मेमोरी वैकेंट है, ओके, कितना ऑक्युपाइड हो गया है, किस फाइल को कितने मेमोरी स्पेस अलोकेट होगा, कहाँ जाके, ठीक है, जब कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसे कितनी मेमोरी अलोकेट हुई है, ओके, ये सब किस में आता है, मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, एक समय पे कितने प्रोसेस चल रहे हैं, कुछ फोरग्राउंड प्रोसेस है, कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस। हो सकता है कि जैसे आप मोबाइल जब सारा एप्लीकेशन बंद ही कर देते होंगे तो, लेकिन कुछ एप्लीकेशन हमेशा मोबाइल में चलते ही रहते हैं, ओके, तो उसे कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। ओके, जैसे अगर मैं कहूं कि सिस्टम में कौन कौन से बैकग्राउंड प्रोसेस है, तो देखिए अभी आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको लगेगा मैं देवसी चला रहा हूँ, एक एमएस ऑफिस चला रहा हूँ, एक जूम चला रहा हूँ, केवल 3 ही चला रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। कैसे? अल्ट कंट्रोल डिलीट की प्रेस करिए, देखिए एक टास्क मैनेजर टाइप ऑप्शन आता है, ओके, टास्क मैनेजर जब ओपन करेंगे तो ये जगह फोरग्राउंड प्रोसेस जो हम अभी कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो जो आपको ऊपर दिख रहा है दैट इज योर फोरग्राउंड प्रोसेस, जो ये है देवसी है, जूम है और यूनिट 1 जो एमएस वर्ड, ये 3 काम। लेकिन ये बैकग्राउंड प्रोसेस देखिए इतने प्रोसेस पीछे चल रहा है, ओके, तो अगर बैकग्राउंड प्रोसेस की बात करें तो ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा है, ओके, टास्क मैनेजर अभी हम खोले हैं, ये सीपी होस्ट है, देव सी चल ही रहा है मेरा, ओके, आईडीएम चल रहा है, तो ये सारे बैकग्राउंड में चल रहा है मेरे। तो इतने सारे प्रोसेस हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ओके, और ये सिस्टम स्टार्ट होते ही ऑन हो जाता है, ओके, ये सिस्टम जब आप स्टार्ट करते हो तो ये बैकग्राउंड में चलना शुरू कर देता है। ये बता भी रहा है कि सबको कितने सीपीयू की जरूरत है, कौन कितना मेमोरी ले रहा है, ओके, और सबका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि हाँ क्या है ये, ओके, देखिए ये है डेस्कटॉप विंडो मैनेजर, डेवसी है, जूम है, विंडो एक्सप्लोरर है, ये कोई मॉड्यूल है, आईडीएम है, परसिस्टेंट मॉड्यूल है, इंटरनेट, इंटेल यूएसबी मॉनिटर है, तो ये सारे बैकग्राउंड में मेरे चल रहे हैं, ओके, तो कौन कितना सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, आप चाहें तो परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, ओके, अभी हमारा सीपीयू का यूजेस कितना है, 15% 17% यूज कर रहे हैं, ओके, टोटल मेमोरी में कितना यूज कर रहा है इस समय 1.3 GB। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, रिसोर्स मॉनिटर देख सकते हैं, ओके, रिसोर्स की मॉनिटरिंग देखना हो तो आप देख लीजिए कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है, देखिए ये पूरा दिखा रहा है, रनिंग है, ओके, ये एवरेज टाइम सब चीज आपको, ठीक है, इसमें दिख जाएगा। सीपीयू का देखना हो सीपीयू का देखिए, मेमोरी देखना हो मेमोरी देखिए, डिस्क मैनेजमेंट देखना हो डिस्क में देखिए, ओके, तो ये सारा चीज है जो आप सिस्टम के अंदर चलता रहता है, आपको पता भी नहीं होगा कि ये सारा चीज हो रहा है। 22% सीपीयू यूज कर रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी भी बताएगा कितनी फ्रिक्वेंसी आपको इस्तेमाल करने की, तो 46% फ्रिक्वेंसी, ओके, रनिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं ये सब बताएगा, ओके, तो ये है, ये दोनों मैंने टर्मिनेट कर दिए हैं, ये दोनों मेरा क्या होगा, जैसे एमएस डॉस अभी खोला था, ओके, दैट इज टर्मिनेटेड। तो ये सारा चीज होता है हमारे सीपीयू, ये है प्रोसेस मैनेजर, इतना चीज चलता रहता है, ठीक है, सीपीयू हमारा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीजों को क्या करता रहता है, मैनेज करता रहता है, ओके, तो दिस इज योर मेमोरी मैनेज, ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अभी दिखाया कई सारे प्रोसेस हैं चल रहे हैं, किसको कितने सीपीयू की जरूरत है, कितना रनिंग टाइम, कितना मेमोरी लगेगा, ओके, ये सब किसमें आता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ओके, कई प्रोसेस कई बहुत इंतजार करना पड़ता है, वेटिंग टाइम लगता है, ठीक है, किसको कितना रिसोर्स अलोकेट किया जाएगा, प्रोसेस रिसोर्स अलोकेट करने के बाद कब उससे ले लिया जाएगा, ओके, ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट, ओके, डिवाइस मैनेजमेंट जिसमें जितने इनपुट और आउटपुट, जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैंने प्रोग्राम रन कराया, उसमें मैं माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और दूसरा एक प्रोग्राम उसी समय आ गया जिसको फिर से माउस की, तो यहाँ से मैं कुछ देर उसको वेट कराऊंगा, फिर इसको अलोकेट करूंगा, तो
इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इन सबको मैनेज करना किस में आता है, मेरा डिवाइस में। और फाइल मैनेजमेंट, आप फाइल हैंडलिंग किए ही है, तो फाइल क्रिएट होता है, सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। जैसे अभी बताया कि लोडर क्या करता है, जो फाइल क्रिएट हुआ है एक्सी फाइल, वो कहाँ बना, सेकेंडरी से उसे किस में ट्रांसफर करना, प्राइमरी मेमोरी में। तो वही है, फाइल को मेन मेमोरी में कैसे ले जाना है, क्या लोकेशन है फाइल की, ओके, उसका साइज क्या है, एक्सटेंशन क्या है, ओके, ये सब किसमें आता है, आपका फाइल मैनेजमेंट में। ओके, तो ये हो गया आपका फाइल। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब ये होता है, बैच मतलब बंक, एक पूरा बल्क बनाना। ओके, जैसे आप ये क्लास में है, ओके, तो कुछ बच्चे, मान लीजिए मैंने कहा कि हाँ ये अलग अलग कैटेगराइज कर दिया कि हाँ रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 5 तक इतने एक बैच हो गया, ठीक है, रोल नंबर 7 से लेके, ठीक है, रोल नंबर 20 तक दूसरा बैच हो गया। ओके, तो जो कैटेगरी बनाऊंगा मैं उनके सिमुलेशन, मैंने हाइट की कैटेगरी ली। ओके, 5 फीट वाले एक तरफ, 5 से 5.5 के बीच में एक तरफ, ओके, और 5.5 से 6 वाले एक तरफ, ओके, 6 से ऊपर अलग बैच। तो 4 बैच बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अगर चारों को एक्सेस करना है तो मैं एक एक बैच एक्सेस करूंगा। जैसे मैंने कहा पहले आ जाओ ये, ठीक है, 6 वाले ऊपर, 6 से ऊपर वाले सारे आ जाओ, मैं उनका करूंगा, फिर अगला बैच निपटाऊंगा, फिर अगला बैच। तो ओके, दैट इज बैच ऑपरेटिंग। ये क्या कहता था कि जो सिमिलर टाइप के जॉब्स हैं, ओके, जो सिमिलर टाइप के जॉब्स हैं, जो भी काम है जो एक तरह के दिख रहे हैं आपको, उनको एक एक बैच में डिवाइड करिए, एक बैच लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। ओके, और सबसे अच्छा एग्जांपल था इसका एमएस डॉस। ओके, डॉस आपका क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बैच वाइज ही काम करता था। ओके, और भी मैंने बताया था मल्टी यूजर, ठीक है, मतलब एक सिस्टम को, जैसे अगर बात करें मल्टी यूजर का, तो मैंने एग्जांपल बताया था, जब आप इस सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिंगल यूजर है। देखिए यहाँ अभी मैं किससे लॉग इन हूँ, ASD से। ओके, जब आप अपना सिस्टम ऑन करते थे लैब में, तो देखते होंगे 2 यूजर आता था, 2 ऑप्शन आता था लॉग इन करने के लिए। एक था आपका विंडो एक्सपी स्टूडेंट नाम से था, और एक क्या था तुम्हारा, एडमिन नाम से। ओके, या तो आप एडमिन से कर सकते हैं या तो स्टूडेंट से, दोनों से एक साथ नहीं कर सकते। तो वही है, यूजर का मतलब ये नहीं होता है कि दो, ठीक है, इंसान एक सिस्टम पे काम करते हैं। यूजर का मतलब ये है, सिस्टम के लिए यूजर कितने अकाउंट्स आपने बनाए हैं। ओके, क्या सारे अकाउंट से एक साथ लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, अगर कई अकाउंट से एक साथ लॉगिन करते हैं तो दैट इज मल्टी यूजर। ओके, जो लाइनेक्स होता है आपका। ओके, लिनक्स क्या होता है, मल्टी यूजर होता है, जिसमें आप अगर 2 अकाउंट्स बनाए, स्टूडेंट और एडमिन, तो दोनों से एक साथ लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन सिंगल यूजर में क्या होता है कि आप एक समय पे, ठीक है, सिर्फ एक ही अकाउंट से लॉग इन होते हैं, दैट इज योर सिंगल यूजर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस सिस्टम, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, ओके, ये सारा क्या है, मेरा सिंगल यूजर है। मल्टीटास्किंग, ओके, मतलब एक समय में कई सारे काम करिए। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं नीचे बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दे रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे MS ऑफिस या विंडो देवसी पे काम कर रहा हूँ, तो म्यूजिक चलता रहेगा, और ठीक है, देवसी पे भी काम करता हूँ। आपका आप मोबाइल सबसे अच्छा एग्जांपल है मल्टीटास्किंग का, कई सारे काम आप एक साथ करते रहते हैं। ओके, ये सब है। ओके, ये आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पता नहीं सिलेबस में अब है कि नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ओके, हिस्ट्री है कि व्हाट इज MS डॉस, क्या होता है, कब बना था, ओके, किसने ओरिजिनेट किया था इसे। ओके, बात करते हैं, याद रखिएगा MS डॉस मतलब कमांड लाइन यूजर फ्रेंड, यूजर इंटरफेस, जिसपे हमें कमांड याद करने पड़ते थे, और कुछ कमांड्स के नाम भी बताया हमें, जैसे CD अभी बताया। CD कैसे इस्तेमाल होगा देखते हैं। क्या कहा मैंने, CMD ओपन हुआ। ओके, यहाँ पे देखते हैं